हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने आपके लिए एक नई चीज़ यहाँ पर आपके लिए रखी थी। और वो क्या है तो आप देख सकते हो 5 डेज़ 5 मॉडल। तो यानी कि आपका एग्ज़ाम कितने दिन बाद था, यानी कि जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है तो 5 दिन। तो तभी मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी कि 5 दिन में मैं आपको 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कि जैसा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो जिस तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा उसी तरह के ये क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। तो ये हमने हिंदी में किया था। अगर हम मैथ की बात करें तो जो भी आप लोग चैप्टर बताते हो उसी के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। पीछे हमने एज से क्वेश्चन कवर कर लिए, एलिगेशन एंड मिक्सचर से कवर कर लिए, सीआई के क्वेश्चन किए हमने, एसआई के क्वेश्चन किए, ट्री मेथड किया, और मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि इस तरह से काफ़ी सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। हिंदी में आपने बोले थे वो चैप्टर भी मैंने आपको करा दिए हैं, जैसे रस, अलंकार, विलोम शब्द, रचनाएं, पर्यायवाची शब्द। तो ये सारे काफ़ी सारे आपको करा दिए हैं। और मैंने आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की है 800 प्लस क्वेश्चंस की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो एग्ज़ाम में कुछ भी हमसे बच के नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि 25 में से हम अपने 25 क्वेश्चन का ही करके आए। यहाँ पर मैंने आपके लिए सेट किए हैं 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, जिससे कि आपको एक मॉडल पेपर में 2 पेपर के बराबर यहाँ पर क्वेश्चंस कवर हो जाए कि आपके एग्जाम में 25 आएंगे और यहाँ पर आपको 50 मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत खास हैं और आपके लिए अंतिम दिनों के लिए ये तैयारी बहुत अच्छी साबित होने वाली है। टारगेट सीआरपीएफ को किया है, लेकिन अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बीडीओ इस तरह से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको हिंदी पूछी जाती है, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करके और सारे दोस्तों के पास शेयर कर लेना, और अपनी आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। तो इन 4 शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो भाषा का अंग नहीं है। तो यदि हम बात करें शब्द की, तो क्या शब्द भाषा का अंग है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है, लेकिन हमको बताना है कि जो नहीं है। ध्वनि है तो ध्वनि भी है, लेकिन ध्वनि की वर्तनी गलत है, ध्वनि लिखा जाता है इस तरह से। तो हिंदी लिखते समय जब टाइपिंग करते हैं तब वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है। वाक्य की बात करें तो भाषा का अंग वाक्य भी है, लेकिन लेख नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 में से आपके कितने नंबर आपके या कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, और आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या हमने सही तरीके से तैयारी की। एक बात और है जो मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट बात है, जिस किसी भी स्टूडेंट का सबसे पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो वहाँ से जो भी क्वेश्चन वहाँ से याद करके लाता है, कि जो ध्यान में रह जाते हैं क्वेश्चन, या लिख करके लाता है, वो टेलीग्राम पर शेयर कर देना, जिससे कि सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी के आप लोगों के भाई बहन दोस्त हैं सबको पता चल सके कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। तो पेपर का एनालिसिस भी मैं यहाँ पर करा दूंगा। दूसरी बात, जो भी पेपर के रिव्यू होंगे, किस शिफ्ट में किस टाइप का पेपर आया, कितना हार्ड आया, कितना नॉर्मल आया, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो एक आता है क्वेश्चन आपके लिए विश्व हिंदी दिवस, दूसरा आता है आपका हिंदी दिवस, और एक आता है विश्व हिंदी दिवस। दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि आपका विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस कब कब मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है हिंदी दिवस का, और दूसरा क्वेश्चन बनता है विश्व हिंदी दिवस का। तो अगर हम बात करें हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस तो हो जाता है हमारा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। और यदि हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये हो जाता है हमारा 10 जनवरी, और आपको दोनों ही डेट याद होनी चाहिए, 14 सितंबर और 10 जनवरी। दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, कभी आप एक का 14 जनवरी या 10 सितंबर कर दो, या फिर आप इस तरह से कुछ भी गड़बड़ कर दो कि विश्व हिंदी दिवस को 14 सितंबर लगा दो और हिंदी दिवस को 10 जनवरी। तो
इस चीज़ का आपको बेशक ध्यान रखना होगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला से। वर्णमाला मैंने आपको कराई है 3 पार्ट में। जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मैं उन्होंने क्लास देख भी ली होगी और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को ज़रूर देख लें। वहाँ पर मैंने आपको 3 ही ट्रिक बताई हैं जिससे आप पूरी वर्णमाला को अपनी उंगलियों पर कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हो। यहाँ पर यदि हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 संख्या हो गई। लेकिन यदि हम बात करें कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो हमारे होते हैं सबसे पहले 6, दूसरा आ जाता है त्रय और तीसरा आ जाता है गे और एक आ जाता है श्रय। 6 त्रय गे श्रय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे ये बनता है कि 6 किससे मिलकर बना है, त्रय किससे मिलकर बना है, गे किससे मिलकर बना है और श्रय किससे मिलकर बना है। ये भी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ और मैंने आपको वर्णमाला वाली क्लास में भी कराया था। अभी हम मॉडल पेपर कर रहे हैं तो ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा, आप जा करके क्लास देख लेना। क्वेश्चन बता दिया है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का सही क्रम। तो यदि आपसे पहले व्यक्तिवाचक पूछा है तो व्यक्तिवाचक इस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको व्यक्तिवाचक का उदाहरण बताना होगा, दूसरे नंबर पर जातिवाचक का और सबसे अंत में भाववाचक का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का एक प्रॉपर नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम। जैसे हमको दैनिक जागरण दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दैनिक जागरण। अगर जाति की बात करें तो जाति हो जाएगा अखबार, और अगर व्यक्तिवाचक की बात करें उसी क्रम में उसी क्षेत्र में, तो अखबार कौन सा अखबार है? दैनिक जागरण है। कोई सा भी एक अखबार ले लो तो क्या हो जाएगा हमारा? दैनिक जागरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान। अब तूफान में अगर हम बात करें, यदि हम बोलते टाइफून, टाइफून तूफान या कोई सा भी तूफान ले लो, अगर हम किसी प्रॉपर तूफान का नाम लेकर के उसकी बात करते तब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब तूफान कोई सा भी हो सकता है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। धुलाई, धुलाई क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी अलगाव का सेंस हो, यानी कि किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का किसी चीज़ से अलग होने का सेंस हो और विभक्ति चिन्ह भी से आती है इसकी, तो वहाँ होता है आपका अपदान कारक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है बालक पढ़ता है। तो इस वाक्य में जो पढ़ना है, तो पढ़ता वाक्य में पढ़ता है, तो पढ़ता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, या ये जातिवाचक और भाववाचक दोनों है, या ये एक क्रिया है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि पढ़ना तो एक क्रिया है ना कि कोई संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप लोगों को बताना है, रमेश ने कहा कि, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा सीधे सीधे। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, तो कर्ता हमारा रमेश, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र। पवित्र का संधि रूप आपको बताना है और आपको ये भी बताना होगा कि पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र की यदि हम बात करें तो पो प्लस वित्र नहीं हो सकता, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पो प्लस के इत्र। पिव प्लस के इत्र नहीं होगा। और यहाँ पर आपको देखिए ये, इसको क्या बोलते हैं? अगर हम इस चिन्ह की बात करें तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये हो जाएगा हमारा अर्धविराम। कौन सा हो जाएगा? अर्धविराम। और क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है विराम चिन्हों से। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो ये कोमा, कोमा क्या हो जाएगा? तो कोमा कहलाता है हमारा अल्पविराम। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसको क्या बोला जाता है। तो पवित्र का सही संधि रूप क्या हो गया? पो प्लस के इत्र। और आज का आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पवित्र में कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूक्ति। सूक्ति का संधि रूप क्या होगा? तो सूक्ति के अगर हम संधि रूप की बात करें तो सबसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सु प्लस के उक्ति।
अगर यदि इसमें क्वेश्चन ऑप्शन होता सु प्लस के उक्ति यानी कि से पे बड़े ऊ की मात्रा, तो कुछ लोग इस ऑप्शन के साथ जाते जो है गलत। तो ध्यान रखना है कि से पे छोटा ऊ और ऊ भी छोटा वाला। सु प्लस के उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बना है, बड़ा ऊ बना है, तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, स्वर संधि में दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्संतान। तो निस्संतान में संधि बतानी है आपको। निस्संतान में तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना होगा, और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, तो निहि प्लस के संतान, क्या बन जाएगा, निहि प्लस के संतान। जो विसर्ग है उससे आधा से बन जाएगा, और स्टार्टिंग में निहि है और लास्ट में संतान, तो शब्द बनता है हमारा निसंतान। और जहाँ पर विसर्ग आ जाता है वहाँ पर होती है हमारी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राप्तांक। प्राप्तांक में समास है, तो प्राप्तांक यानी कि प्राप्त प्लस के अंक, जो अंक हमको प्राप्त हुए हों तो वो क्या हो जाएगा, प्राप्त अंक हो जाएंगे। तो इसमें हमारा द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव गलत लिखा हुआ है, तो अव्ययीभाव कैसे लिखा जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययीभाव होगा या तत्पुरुष समास होगा। तो आप लोग बोलोगे तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग में कौन सा समास है, टाइम लगेगा। नर्सिंग में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, ये दोनों समास होंगे या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो यदि हम नरसिंह की बात करें तो नरों में सिंह, तो क्या हो जाएगा, नरों में सिंह है जो, या नर में सिंह के समान नर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ में कौन सा समास होगा, क्या द्विगु समास हो सकता है, कर्मधारय समास, अधिकरण समास या तत्पुरुष समास। तो क्या बताना होगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तो आप लोग बोलोगे सीधे सीधे तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विद्यार्थी, और विद्यार्थी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी में समास आप लोगों को बताना है कि विद्यार्थी में समास कौन सा होगा। द्विगु समास हो जाएगा तो आप लोग बोलोगे नहीं, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा तो द्वंद्व भी नहीं होगा, या तत्पुरुष। दो ऑप्शन आपके लिए बचते हैं, द्विगु या कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो जैसे ही आपने अष्ट देखा, अष्ट मतलब 8, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। मैंने आपको पहचान बताई थी कि संख्यावाचक अगर आपको दिखता है तो संख्यावाचक में क्या हो जाता है, हमारा द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर प्रसूता, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर प्रसूता में कौन सा समास होगा। एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि वीर पुरुष, एक आता है वीर पुरुष और एक आता है वीर प्रसूता। अब आपको बताना है कि वीर प्रसूता में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बहुव्रीहि। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता तो आप इसको तत्पुरुष लगा के आते, लेकिन क्या हो जाता, गलत, और इसका ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत में कौन सा समास होगा, तो देखिए योजक चिन्ह भी हमको दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि योजक चिन्ह भी दिया जाएगा। किस समास में आपको योजक चिन्ह दिया जाता है, दूसरा आपको एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विलोम दिए जाएंगे, एक दूसरे के क्या दिए जाएंगे, विपरीत शब्द दिए जाएंगे। यहाँ पर हमको दिया है थोड़ा यानी कि कम, और यहाँ पर दिया है बहुत यानी कि ज़्यादा, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत विपक्षी पार्टी क्या होती है, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत में समास द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यग्र। व्यग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्यग्र होता क्या है।
अगर हमको यही नहीं पता होगा कि व्यग्र क्या होता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए व्यग्र क्या होता है, व्यग्र होता है उतावला। उतावला आप लोग जानते होंगे, अब आपको समझ आ गया होगा। आप उतावले को आतुर बोल सकते हो। अगर इसके पर्यायवाची शब्दों की बात करें, आतुर के साथ साथ हो जाएगा हमारा अधीर हो जाएगा, अधीर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधीर। उतावले का विपरीत क्या हो जाएगा, या अधीर का विपरीत हो जाएगा गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली। अली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जाता है कि अली और अली का आपको अर्थ बताना होता है। तो एक क्या हो जाता है, एक हो जाता है भौरा, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है सखी। तो बड़ी ई की मात्रा वाला क्या होता है, सखी होता है। तो क्या हो जाएगा, सखी हो जाएगा। और कौन सा पर्यायवाची क्या सहेली हो सकता है, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। और जब ये दोनों हो जाएंगे तो हमको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो मतलब भ्रमरी भी हमारा अली का पर्यायवाची होता है, और भ्रमर होता है हमारा छोटी ई का पर्यायवाची। अली का पर्यायवाची भ्रमर, भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरा। कंदरा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोगों ने कंदरा पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा गुफा का, और जब आपने गुफा के पर्यायवाची पढ़े होंगे तो वहां पर गुहा भी पढ़ा होगा। और आपने खोह शब्द नहीं पढ़ा होगा, तो इसको इंपोर्टेंट करके टिक कर लीजिए। खोह शब्द आपके लिए नया है, और ये एक को आपको मिलता है इंपोर्टेंट। तो देखिए कंदरा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इन सभी का हो जाएगा, क्योंकि गुहा भी गुफा होता है। गुहा क्या होता है, गुफा का तत्सम रूप होता है। तो गुहा गुफा जब दोनों हो जाते हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कहने का मतलब कि खोह भी हमारा कंदरा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शोणित। शोणित किसका पर्यायवाची शब्द है। तो शोणित यानी कि खून, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चांदी नहीं होगा, जल नहीं होगा, और चंदन नहीं होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में शायद आया हो कि शोणित का पर्यायवाची चांदी होता है, नहीं। रक्त, रक्त होता है, शोणित होता है, खून होता है, किसके हैं, सब सब ब्लड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तलवार। तलवार का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तलवार का पर्यायवाची आप सभी लोगों को पता होगा करवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबर का विलोम शब्द। काफ़ी सारे पर्यायवाची कर लिए, काफ़ी सारी संधि कर ली, काफ़ी सारे समास कर लिए, वर्णमाला से क्वेश्चन हमने कर लिए। अब विलोम शब्द हैं, आगे मुहावरे से, छंद से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। लास्ट टाइम हमने एक तो एज का चैप्टर कवर किया है, और एक क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास आएगी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वर्क, टाइम एंड वर्क मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मैं आपको करा दूंगा। उसमें देखिए मैं कवर करूंगा, ट्रेन को भी रख लेंगे, ट्रेन के क्वेश्चन। उसमें हम बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी रख लेंगे, उसी में रख लेंगे, क्योंकि ये सब एक जैसे ही होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन। ट्रेन और बोट एक साथ उसी में मैं कवर कर दूंगा, और आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड सारा का सारा एक क्लास में ही हम कवर कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, तो उसको फटाफट से ज़रूर देख लेना, जो आपकी कल क्लास आने वाली है दोपहर 12 बजे। इससे अलग आपका कोई चैप्टर रह जाता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बताना है अबर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अबर का विलोम प्रवर। ऑप्शन नंबर ए आपने टिक भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आध्यात्मिक का विलोम। तो आध्यात्मिक की अगर हम बात करें तो क्या सांसारिक होगा, पारलौकिक होगा, वैचारिक होगा, या भौतिकी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा सांसारिक। पारलौकिक मैंने बताया था, यह लौकिक का होता है परलौकिक। ठीक है, तो यह लौकिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति। ये हमारे प्रैक्टिस सेट में भी 3 से 4 बार आ चुका है, और मैंने आपको जब विलोम शब्द की मैराथन कराई थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। विलोम शब्द की मैराथन आपको करा चुका हूं, और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इति का विलोम अत होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा।
उदार नहीं, निर्दयी बिल्कुल नहीं, आज्ञाकारी बिल्कुल नहीं, और कृतघ्न, तो आप बोलोगे कि कृतघ्न ही हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द की बात करें हम, तो एक शब्द में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और एक आता है कि उपकार को न मानने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं। एक तो कृतज्ञ का विलोम शब्द कवर हो जाता है, एक आपको 2 आपके उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर किए। निर्दयी की यदि हम बात करें तो निर्दयी का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा दयालु। ठीक, उदार का विलोम शब्द हम यहाँ पर कठोर लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति उदार है और दूसरा व्यक्ति कठोर। आज्ञाकारी की यदि हम बात करें तो अनाज्ञाकारी हो जाएगा यहाँ पर विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ग्रहण। तो ग्रहण क्या होता है, ग्रहण होता है कि किसी वस्तु को ग्रहण करना, यानी कि वस्तु को लेना। ग्रहण करने का मतलब अपनाना भी हो जाएगा। तो अपनाना क्या हो गया, ग्रहण करना हो गया। तो इसका विपरीत त्याज्य होगा, अनुकरण, स्वीकार्य या आग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रहण का विलोम शब्द त्याज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंकृत। झंकृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो सबसे पहले आपको झंकृत पता होना चाहिए। झंकृत क्या होता है, तो झंकृत होता है, देखिए, झन झन की आवाज़। क्या होता है झंकृत, झन झन की आवाज़। झंझन आपको पता ही होगा, झंझन क्या होता है, तो झंझन होता है जैसे आप किसी लोहे के पतले पाइप पर अगर कोई डंडा वगैरह मारते हो तो वहाँ पर बहुत देर तक आवाज़ निकलती है, या घंटी बजाते हो तब झंझन की आवाज़ निकलती है। तो झंझन होने को क्या कहते हैं, जो वस्तु झंझन हो रही है तो वो वस्तु किस अवस्था में है, झंकृत अवस्था में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंपन, तो बिल्कुल नहीं, ये तो इसका सिनोनियम है। गूंज होगा नहीं। निस्तब्ध, तो ये है आपका शब्द निस्तब्ध। तो निस्तब्ध की सही वर्तनी क्या होगी, ये वाली। तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, निस्तब्ध और हलचल भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है साहस का विलोम शब्द। साहस का विलोम शब्द हमारा क्या दिया गया है, रहित, असीमित, ऐसित या दुस्साहस। तो साहस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सीधे सीधे दुस्साहस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वच्छता। तो स्वच्छता की यदि हम बात करें तो स्वच्छता की सही वर्तनी होगी ये। स्वच्छता का विलोम शब्द क्या होगा, स्वच्छ, शुद्ध, अस्वच्छता या बेकार। तो अस्वच्छता ही बेकार लिखा हुआ है। तो एक तो स्वच्छ चीज है तो दूसरी क्या हो जाएगी, अस्वच्छ हो जाएगी। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, अस्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अवलोकन में उपसर्ग। तो अब आगे हमारे क्वेश्चन किससे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, उर्दू के उपसर्ग कितने हैं, इंग्लिश के उपसर्ग कितने हैं। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। मैं आपको देखिए जो बताता हूँ वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको नोट कर लिया करिए। आपसे 4 चीज़ बताई हैं, ये 4 चीज़ आपको बुक में सर्च करनी है और आपको लिख लेनी है। अब देखिए यदि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ तो आप एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको उतना अच्छा याद नहीं रख पाओगे इस चीज़ को, जितना आप उस पर थोड़ा सा आप किताब खोलोगे, किताब में पढ़ोगे, 2-4 चीज़ें और पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश के उपसर्गों की संख्या तो याद करनी ही करनी है, साथ ही साथ उनको ये भी देख लेना है कि कौन कौन से शब्द हैं। सीधे सीधे पूछ लेगा कि बद उपसर्ग किस भाषा का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है। तो इस तरह से आपसे पूछेगा। तो अवलोकन में क्या हो जाएगा, तो अवलोकन में हमारा अब उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग है। तो यदि हम दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन में दुर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अप तो किसी हिसाब से नहीं होगा, ना ही उप होगा और ना ही दुस होगा, कोई मैटर ही नहीं बनता।
नेक्स्ट है परिग्रह, तो परिग्रह में परि उपसर्ग हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है सत्संग, तो सत्संग में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सत उपसर्ग हमारा यहाँ से हो जाएगा और हमारा क्या निकलेगा दूसरा संग, सत प्लस के संग सत्संग, सु सा आ कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक में प्रत्यय। प्रत्यय से एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, तो कृदंत और तद्धित। कृदंत कैसे बनते हैं, तो क्रिया से बनते हैं, तद्धित यानी क्रिया के अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण उनसे बनते हैं। सारी चीजें पता चल गई, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लेखक में प्रत्यय होगा अक प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है चुनाव। चुनाव में प्रत्यय क्या होगा, तो चुनाव में हमारा आव प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाव नहीं होगा, अब और बै भी नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना। तो इस मुहावरे का अर्थ आप लोगों को बताना है। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खूब व्यायाम करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक दुखी होना, या फिर अंग अंग का ध्यान रखना। तो अंग अंग फूले न समाना, तो बहुत ज़्यादा खुश होना, जैसे कि आप सीआरपीएफ का रिजल्ट देख के खुश होगे कि हमारा तो देखिए सिलेक्शन हो गया, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अंग अंग फूले न समाना। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, बात करें, मुझे कॉल करके बताएं कि सर हमारा हुआ है, हमारा हुआ है, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए भी कोई अन्य नहीं होगी। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो उम्मीद यही है कि अपना स्कोर 25 में से 25 ही रहेगा। तो देखिए कमेंट सेक्शन में आपको लोगों को कमेंट करना है कि क्या आप 25 में से 25 लाने के लिए तैयार हैं। तो देखना चाहता हूं कि हमारे कितने स्टूडेंट इतना जुनून रखते हैं कि वो 25 में से 25 का टारगेट करके चल रहे हैं, और 25 में से कम 23 तो लाने ही लाने हैं, इससे नीचे नहीं। कुछ भी हो जाए 23 नंबर पक्के लाने हैं। मैंने आपके लिए उतनी मेहनत की है जितनी आप चाहते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। जो भी चीज़ों की आपको देखिए नीड थी वो सारी की सारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून खोलना। खून खोलने का अर्थ क्या होगा, सांस तेज आना? बिल्कुल नहीं। ऐसे ऑप्शन को तो चुटकियों में, ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन क्या क्वेश्चन को ही चुटकियों में उड़ा देना है, ऑप्शन तो पढ़ने की अलग बात। खून खोलना, बहुत अधिक गुस्सा होना, सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर सी। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और गलत करने की एक नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं है, छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जान पर खेलना। तो इस बार क्या करना है, आपको जान पर ही खेलना है और पेपर पास करके आना है। अगर आपको आगे और कुछ भी चाहिए तो बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में दोस्तों, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और सारी क्लासेज ऐसी होती हैं, सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि देखिए हर टाइप को हम एक ही क्लास में कवर कर लें। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो आप अपने खुद के सिलेक्शन के लिए मुझसे ज़्यादा, मुझसे 3 गुनी 4 गुनी मेहनत क्यों नहीं। जान पर खेलने का अर्थ प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, या किसी की न मानना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राणों को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना, भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी। 9 2 11 इधर उधर हो जाना, भाग जाना, गायब हो जाना। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी। तो सही वर्तनी वाला शब्द, तो हम सही वर्तनी वाला क्वेश्चन जब भी आपको आए तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कि क्या एक ही शब्द की वर्तनी बतानी है या चारों ऑप्शन अलग अलग शब्द से हैं। तो यदि एक ही क्वेश्चन, एक ही शब्द की हमको वर्तनी चारों ऑप्शन में दी हुई है गलत सही करके, तो आपको सबसे पहले उस शब्द को स्वयं लिख लेना है, खुद से लिखना होगा, और जो शब्द आपका लिखा जाता है वो आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन है जर्जित। तो जर्जित कैसे लिखा जाएगा? तो जर्जित नहीं लिखा है ये है जर्जरित। क्या है? जर्जरित। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्जरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी अंतर्निहित। तो अंतर्निहित, क्या हमारा अंतर्हित सही है या अंतर्निहित सही है, अंतरित या अंतर्हित? तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी का करेक्ट हो जाएगा। और आज की वर्तनी बहुत ही ज़्यादा इजी थी, आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौतूहल। एक ऑप्शन मैं आपको अपनी साइड से देता हूं ये वाला, और एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं कौतूहल। इस तरह से इन ऑप्शन के साथ एक था कौतूहल और एक था देखिए कौतूहल, और एक ऑप्शन था आपका कौतूहल। और इन चार ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन आया था आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कौतूहल। तो कौतूहल की सही वर्तनी क्या होगी वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द। तो सही वर्तनी रासायनिक होती है, रासायनिक होती है या रासायन होती है या रासायनिक होती है। तो सही वर्तनी की यदि हम बात करें तो कौन सी हमारी सही वर्तनी हो जाएगी? तो रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस के स्थायी भाव की बात करें तो भय होगा, घृणा, शोक या क्रोध। तो देखिए क्रोध का क्या होता है? रौद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है दोहा। दोहा में कितने चरण होते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको छंद वाला चैप्टर कराया था, छंद सारे छंद कराए हैं और इतने इंपॉर्टेंट मैंने आपको छंद कराए हैं और इतनी आसानी से कि आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोहा में कितने चरण होते हैं मैंने आपको ये भी बताया था। चरण क्या होता है, पाद क्या होता है, यति क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहला और तीसरा 13-13 मात्राओं का, और दूसरा और फोर्थ हो जाता है 11-11 मात्राओं का। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाता है? सोरठा हो जाता है। तो सारी चीज़ें आपको समझाई थी, एक बार एग्जाम से पहले उसको जरूर देख लेना, एक ही क्लास में सब कुछ कवर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि के रचनाकार। तो गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या पृथ्वी सेन। तो कौन है यहाँ पर हमारे करेक्ट हो जाएंगे? तो गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र अमेरिका था, पाकिस्तान था, रूस था या भारत? इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपने सुना होगा नालंदा, नालंदा, तक्षशिला, इस तरह से आपने नाम सुने होंगे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी पुराने समय में, प्राचीन समय में। लास्ट और आज का 50 क्वेश्चन है। और अगर मैं आपसे फिर से एक बार बोल दूं कि क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना क्लास को। लास्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम की रचना किसने की थी? और इससे क्वेश्चन हल्का तो कोई हो ही नहीं सकता, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रामायण, या पूछ लेगा रामचरितमानस, इनके पूछ लेगा कि इनके बताइए रचनाकार कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। और सबसे लास्ट में आता है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टारगेट विद भानु। दोस्तों आपका अपना परिवार है टारगेट विद भानु, ये आप सभी लोगों का चैनल है और इसको आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए क्लास को शेयर करके और देखिए लाइक भी कर दिया करिए। शेयर करने से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चलेगा कि इतने अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और हर एक अपडेट का। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह मैं वहां पर आपको शेयर करता रहता हूं। तो फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।